हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, इसमें हम डेली बेसिस पे जो है द हिंदू को एडिटोरियल को बहुत डेप्थ के अंदर हम एनालिसिस करते हैं। अगर मैं बात बोलूँ तो देखिए, हम यहाँ पे ऊपरी बात नहीं करते हैं, हम इसको एज ए क्वेश्चन फॉर्मेट में लेके चलते हैं और साथ में इसको एक आंसर एक बहुत बढ़िया एक आंसर निकालने की जो कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे कि जस्ट जो आर्टिकल आया उसी के बारे में समझा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हम बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं हिंदी मीडियम के लिए, बस आप लोगों को इसी तरह से सपोर्ट बना के रखिए। डेफिनेटली हम भी जो आने वाले टाइम में जो ग्रो करेंगे। तो आज के एडिटोरियल की डिस्कशन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, आज हमें दो एडिटोरियल देखने हैं। एक हमारा जो एडिटोरियल है ये बेसिकली जीएस पेपर 2 से आईआर के सेक्शन से जो हमें मिल सकता है। इसमें बेसिकली ये बोला गया कि देखो, अभी हाल ही में अगर बात करें तो वर्चुअल मीटिंग हुई है। वर्चुअल मीटिंग का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये होता है कि जिस तरह से हम ऑनलाइन जैसे कि जूम मीटिंग करते हैं और इस तरह से करते हैं, तो उसी जैसे इसमें भी जो मीटिंग हुई है। लेकिन अब ये है कि आपने देखा होगा कि स्पष्ट रूप से अगर हम देखें तो उसमें अमेरिका जो है अब चाइना के प्रति अगर हम बात करें तो काउंटर पार्ट खेल रहा है। मतलब कि अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना ज़्यादा आगे बढ़े। अगर आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इस चाइना का वर्चस्व बढ़ेगा पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो जिससे फिर अमेरिका का जो लेगेसी है, लेगेसी मतलब यहाँ पे कि जो इसका वर्चस्व है अमेरिका का, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो जिसके कारण अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना आगे बढ़े। ये कंसेप्ट है। फिर वर्चुअल मीटिंग में दोनों वादों और मतलब वाद प्रतिवाद चलता रहा। अमेरिका ने कुछ बोला, चाइना ने कुछ बोला कि तुम ऐसे कर रहे हो, अमेरिका कह रहा है तुम ऐसे कर रहे हो। तो उसी चीज़ के कंटेस्ट के ऊपर पूरी बात है। और इसी के बीच में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इंडिया, हमारा इंडिया है, वो इसके इनके बीच में कैसे एक अपॉर्चुनिटी ले सकता है और साथ में कैसे इसको दिक्कत हो सकती है इन दोनों के झगड़ों में या फिर कुछ चीज़ों में। तो उसी चीज़ को इस एडिटोरियल में जो समझने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे बन सकता है अगर देखा जाए तो, भारत पर अमेरिका चीन प्रतिद्वंद्विता के प्रभाव पर चर्चा करें। भारत को दोनों देशों से कैसे संपर्क करना चाहिए, मतलब किस तरह से मतलब संपर्क जो हमें करना चाहिए। तो क्या है ये, बेसिकली देखें तो यूएस चीन की भी हाल ही में बैठक हुई। खबरों में क्यों है, क्योंकि राष्ट्रपति बाइडेन और चीन के जो नेता शी जिनपिंग के बीच में अगर हम बात करें तो वर्चुअल मीटिंग का एक दौर जो हमें स्पेशली अगर बात करें तो हमें जो देखने को मिला। चिंताएं इस मीटिंग के थ्रू हमें ये देखने को मिली कि देखो, अगर हम बात करें कहीं ना कहीं इस मीटिंग की जो वर्चुअल जो मीटिंग थी, इसमें कुछ खास कोई बयान मतलब जारी नहीं किए गए। दोनों आपस में मतलब कि लड़ते रह गए जैसे, और कुछ नहीं। लेकिन इसका अगर हम बात करें तो हमें एक तरह से आउटकम जो हमें कुछ खास हमें जो देखने को नहीं मिला। ना ही बैठक किसी समझौते के साथ समाप्त हुई जिसमें दोनों पक्षों के अधिकारियों के समूह ने सामरिक परमाणु मुद्दों, साइबर स्पेस में संघर्षों पर आगे की बातचीत करी। मतलब कुछ कुल मिला के मतलब ये था कि इस मीटिंग का मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं कि कुछ भी हमें जो है अगर बात हो रही तो हमें निष्कर्ष के तौर पर हमें जो है कुछ भी नहीं देखने को मिला था। बस ये हुआ कि बयानबाजी जारी होती रही कि ये है फलाना, शिकायतें देते रहे आपस में एक दूसरे को लेके, तुम ऐसे कर रहे हो हम ऐसे कर रहे हो। तो उसी चीज़ को लेके मतलब कुल मिला के यही हमें एक निष्कर्ष जो हमें देखने को मिलता है। आखिर दोनों देशों के बीच प्रमुख मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। दोनों देशों के बीच में देखें, यानी कि यूएस रिजर्वेशन अगेंस्ट चाइना, यानी कि यूएस क्या क्या कहता है अगेंस्ट चाइना के, यानी कि अमेरिका का चीन के खिलाफ आरक्षण का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि वार्ता का मतलब कि मतलब इस तरह से कि किस तरह से मतलब कौन कौन सी बातचीत को लेके, खिलाफ बातचीत को लेके कौन कौन सी चीज़ों को ये यहाँ पे जो दिखाने की जो कोशिश करता है। पहला, अमेरिका ये कहता है चाइना के अगेंस्ट कि भाई चाइना के अंदर जो है मानवाधिकार उल्लंघन सबसे ज़्यादा होता है। जैसे कि हमने देखा कि जो जिंगयांग प्रांत जो उगर मुस्लिम्स हैं और साथ में जो तिब्बत और हांगकांग है, वहाँ पे अगर बात करें तो मानवाधिकार को लेकर काफ़ी मतलब कि अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उल्लंघन जो देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा हाल ही में चाइना ने सिक्योरिटी एक्ट भी जो है अगर बात करें तो हांगकांग के अंदर लागू किया। तो उससे ये होता है कि भाई ना वकील ना दलील, डायरेक्ट अगर कोई मतलब कि कुछ गड़बड़ी करता है डायरेक्ट उसको जेल में डाल सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से क्या है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हमें सबसे ज़्यादा जो है देखने को मिल रहा है। साथ में ये भी पता चला कि व्यापार युद्ध भी कहीं ना कहीं अमेरिका बोलता है कि भाई ट्रेड वॉर के कारण अगर देखें तो अमेरिका का जो घाटा है चीन के साथ काफ़ी बड़ा है। अगर देखें इस घाटे की अगर हम बात करें तो कुछ $375 बिलियन, यानी कि $1 बिलियन में दोस्तों, $1 बिलियन में 7200 करोड़ रुपए होते हैं। ध्यान रखिए, आज की करंट की डेट की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि उसमें 7200 करोड़ मतलब कि $1 बिलियन जो हमें देख मतलब करोड़ रुपए में $1 बिलियन में देखने को मिलते हैं। तो इस घाटे को भी पाटना अगर बात करें अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर जो है देखने को मिलती है। इसी कारण पूर्व जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने भी मतलब चीनी निर्यात के ऊपर तो इवन उन्होंने जो है आयात शुल्क भी लगा दिया था। तो आपने देखा होगा कि मतलब कि चाइनीज जो फोन्स थे वो आखिर क्यों अगर हम देखें तो बेसिकली अमेरिका के अंदर नहीं मिलते थे। यही रीज़न था कि कहीं ना कहीं जब डेफिनेटली जब चीन पे आयात लग जाएगा तो उसका कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो फिर
मतलब इस तरह की मतलब प्रॉब्लम्स तो आएंगी चाइना को, क्योंकि इसका प्रोडक्ट महंगा होगा और अमेरिका में बिकेगा नहीं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जरूरत अमेरिकी फर्मों और उद्योगों को चीन के अनुचित व्यापार और आर्थिक व्यवहार से बचाने की भी। उन्होंने खुले तौर पर अब ये कह दिया कि भाई अमेरिकी श्रमिकों और साथ में उद्योगों, जो अमेरिका के जो उद्योग जो चाइना में लगे हुए हैं उसको जो बचाने की कवायद चलनी चाहिए। और साथ में ये भी बोला कि अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भी चीन को मतलब कि मैनिपुलेशन का अपनी मतलब कि जो मुद्रा को कम करके आंकने के तौर पे भी जो है मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी। आपको पता है दोस्तों, जब अगर मान लीजिए हम किसी मुद्रा को कम रखते हैं तो उससे अगर कोई देश अगर अपनी मुद्रा को कम वैल्यू में मतलब डोनेट करता है तो उससे कहीं ना कहीं उसको एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो इसके कारण अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भी इस तरह के आरोप जो हैं चाइना के ऊपर जो है लगाए हैं। साथ में मुक्त और खुला हिंद प्रशांत में कहीं ना कहीं चीन जो अड़ंगा डालता है, क्योंकि आपको पता है कि चीन जो है अगर समुद्र के अधिकांश हिस्से पे अपना कब्जे की जो है अगर बात करता है, जिससे अमेरिका जो है नाखुश है। अमेरिका कहता है कि हमारी जो नौसेना है फिर काफ़ी दिक्कतें होती हैं, फिर वॉर की सिचुएशन बनती है। तो इससे ये सब की बातें जो हैं अगर बात करें तो यूएसए ने कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें हमें जो देखने को मिलती हैं। फिर अमेरिका के खिलाफ चीन का अगर बातचीत के बाद देखें कि भाई आखिर चाइना क्या क्या बोलता है अमेरिका के अगेंस्ट, तो उस चीज़ को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें बोलता है कि भाई हाल ही में अगर अमेरिका ने गठबंधन और समूह काफ़ी ज़्यादा बना दिए गए हैं। जैसे कि अगर बात करें कुछ ऐसे समूह, जैसे कि आप देखें कि जैसे क्वाड ग्रुपिंग है भी देखें, तो इसके कारण जो चीन जो है कहीं ना कहीं मतलब दुनिया में एक तरह से विभाजन की जो है एक तरह से अगर बात करें तो लहर हमें जो देखने को मिल रही है। तो इस विभाजन से हमें ये देखने को मिलता है कि चीन जो है को बहुत ज़्यादा चिंतित है अपने मतलब की चीज़ को लेके कि भाई इससे अमेरिका जो है काफ़ी ज़्यादा गुटबाजी कर रहा है। तो ये दूसरा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इन्होंने भी देखा कि जैसे क्वाड ग्रुपिंग की बात करें जिसमें अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान जो आपस में शामिल हैं। और हाल ही में अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए का एक अकूस मतलब परमाणु जो समझौता जो हमने लास्ट एडिटोरियल में 2 दिन पहले जब हमने डिस्कस किया था, तो उसको लेके भी इस तरह की जब ग्रुपिंग होती है तो इससे कहीं ना कहीं बोलते हैं कि कहीं ना कहीं एक तरह से एक बात करें तो विभाजन का जो है एक संपर्क जो हमें बेसिकली जो देखने को मिलता है। इसके अलावा अमेरिका ने हाल ही में चीन को शामिल किए बिना G7 G11 तक विस्तारित करने का भी प्रस्ताव किया, जिसके अंदर भारत को भी शामिल किए जाने की संभावना है। तो उस तरह से चीज़ें भी जो है देखने को हमें जो बेसिकली जो देखने को मिलती हैं। फिर विश्व वित्त पर हावी होने की प्रतियोगिता। फिर चीन ये कहता है कि भाई आखिर क्यों अमेरिका डॉलर ही क्यों, भाई चीन का जो युआन है वो क्यों नहीं। तो उस केस में भी जैसे कि अमेरिका के प्रभुत्व वाले जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसमें मुद्रा कोष आता है, IMF आता है, वर्ल्ड बैंक आता है, ठीक है, WTO चीज़ें आती हैं। तो उसी की जैसे जब अमेरिका ने ये चीज़ें खोल रखी तो उसी के अगेंस्ट चाइना ने भी एशिया डेवलप बैंक, AIAB, NDB, कुछ इस तरह के बैंक से अगर बात करें तो वैकल्पिक संस्थानों के बीच में जो है लेके आता है, राइट। तो इसके कारण ये मतलब वाद प्रतिवाद जो आपस में एक दूसरे को लेके जो चीज़ों को लेके जो है चीज़ें जो बेसिकली जो चल रही थी। अमेरिका भारत चीन संबंध। अब देखो पहले हमने यूएस से चाइना को समझा क्या क्या इश्यूज़ हैं, एक दूसरे को लेके क्या मतलब कि वो कर रहे हैं। फिर हमने चाइना यूएसए को समझा। अब हम यहाँ पे अगर बात करें जिसमें हम यूएसए, साथ में इंडिया और साथ में चीन के संबंध, यानी एक साथ तीनों की चीज़ों को यहाँ पे हम जो बेसिकली जो डिस्कस करने की यहाँ पे जो कोशिश करेंगे। देखो चीन के साथ विवादों को सुलझाने में भारत की मदद कर रहा है अमेरिका। कहने का मतलब यहाँ पे है कि देखो चीन के साथ जो भी हमारे विवाद हैं, चाहे वो हमारा अरुणाचल प्रदेश का इशू हो या फिर हमारा अगर बात करें अंडमान निकोबार में भी अगर चीज़ें हो, तो उसमें भी कहीं ना कहीं अमेरिका जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मदद कर रहा है। अगर देखें तो अमेरिका का उद्देश्य चीन के साथ सीमा विवाद जैसी महाद्वीपीय चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए सैन्य, राजनयिक और साथ में खुफिया चैनलों के माध्यम से भारत का समर्थन करता है। हाल ही में अगर बात करें अमेरिका ने मतलब जो इंडिया का जो BRI प्रोजेक्ट है उसको भी इसके खिलाफ भी भारत का समर्थन कर दिया है, और सच में भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। तो उस कंडीशन में अमेरिका ने मतलब कि पहल के तहत अगर बात करें तो अमेरिका ने जो मतलब BRI जो देश है जहाँ जहाँ से BRI जा रही है, बैंक रोड जो इनिशिएटिव है जहाँ देश में आ रही है, और चाइना से वो लोग कर्ज लेके फंस चुके हैं, तो अमेरिका इनडायरेक्टली वे में पारदर्शिता के साथ अगर बात करें उन देशों की मदद करना चाहता है कि आप चाइना का कर्जा उतार दो और आप हमारे पक्ष में इनडायरेक्टली वे में आ जाओ। तो एक तरह से कह सकता हूँ कि अमेरिका कहीं ना कहीं अगर बात करें तो तलाश जो कर रहा है कि आखिर लोगों का मतलब कि इन देशों को जो है चीन के ऋणजाल से अगर जो है बचाया जा सके। और हाल ही में अगर हम बात करें तो इसी की जैसे बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड यानी कि B3W अभी जून 2021 में ग्रुप ऑफ 7 सबसे अमीर लोकतांत्रिक द्वारा घोषित करके अगर बात करें तो एक अंतर्राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा एक निवेश करने की पहल भी करी गई, जो अंतर्राष्ट्रीय मतलब G7 द्वारा अगर बात करें तो B3W की एक तरह से बात करें तो पहल भी जो है बेसिकली जो है करी गई है। इससे ये है कि ये मुकाबला करने के लिए अमेरिका की पहल के रूप में बेसिकली इसको जो है देखा जा रहा है।
चीन को संतुलित करना एक तरह से ये भी कहीं ना कहीं अगर बात करें अमेरिका की विचारधारा है कि आखिर चीन को संतुलित किया जा सके ताकि भारत का पक्ष मजबूत हो सके और भारत एक एक बात करें चीन, क्योंकि देखो एक चीज़ ये भी बता दूं दोस्तों, एशिया के अंदर अगर हम बात करें, एशिया के अंदर भारत एक ऐसा ही देश है, भारत ही एक इकलौता देश है जो चीन को टक्कर दे सकता है। सच बता, ना पाकिस्तान दे सकता है, ना अफगानिस्तान दे सकता है, ना श्रीलंका दे सकता है, ना नेपाल, ना भूटान। तो इसलिए अमेरिका चाहता है कि वो भारत के साथ मतलब रहकर चीन को मतलब कि चुनौतियां जो है प्रदान करने की जो है कोशिश करे। तो यही रीज़न है दोस्तों, यही रीज़न है कि क्या नाम है कि अमेरिका जो है भारत के पक्ष में अब जो है आज के समय जो खुले तौर पर जो खड़ा भी है। हाल ही में अगर हम बात करें इसी के कारण अगर देखें, भारत और अमेरिका ने 4 मौलिक रक्षा समझौते भी अभी अभी हाल ही में जो है हस्ताक्षर किए, जिसमें अगर बात करें सैन्य सूचना समझौते की सामान्य सुरक्षा, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, संचार संगठन और सुरक्षा समझौता, बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता, ये कुछ अभी हाल ही में हमने अगर बात करें तो यूएसए के साथ जो है काफ़ी ज़्यादा जो है संबंध हमने जो है अगर बात करें तो स्थापित किए हैं। ताइवान के ऊपर भी अगर देखें तो बात करें तो देखो दोस्तों, ताइवान को देखो तो देखो ये पूरा चीन है और ये रहा ताइवान है। जो चीन ये कहता है, चीन ये बेसिकली ये कहता है कि भाई ताइवान उसका हिस्सा है, मतलब वो एक तरह से वो एक प्रांत है, एक प्रोविजनल स्टेट है और कुछ नहीं है। लेकिन अमेरिका बोलता है नहीं, ये एक देश भी है। अमेरिका कहता है कि नहीं भाई, जो ताइवान है वो एक देश है, उसके साथ अमेरिका ने ताइवान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट डील साइन कर रखी है। अगर ताइवान पे हमला हुआ तो अमेरिका इसको बचाने की जो कोशिश करेगा। ध्यान से समझना, मतलब कि ताइवान और अमेरिका में भी डील हो रखी है, डिफेंस डील साइन हो रखी है कि अगर ताइवान पे कोई अटैक होता है तो अमेरिका आएगा उसको बीच में और वो ताइवान को बचाने की कोशिश करेगा। यानी कि इनडायरेक्टली वे में ये कहना हुआ कि अगर चाइना ताइवान पे हमला करता है तो अमेरिका चीन पे हमला कर सकता है। क्या कंक्लूजन यहाँ पे जो ये देखने को मिलता है। चीन मतलब ताइवान के एक बेसिकली देखें तो अलग प्रांत के रूप में देखता है जो एक दिन मुख्य भूमि के साथ फिर जुड़ जाएगा। चीन का मानना ये है। अमेरिका चीन के साथ औपचारिक संबंधों को मान्यता तो देता है, उसके साथ ही लेकिन हमले की स्थिति में ताइवान को अपना मतलब बचाने का भी जो है मतलब कि एक तरह से वादा जो है वचन भी जो बेसिकली निभाता है। चीन पक्ष ने संकेत दिया कि अमेरिका आग से खेल रहा है। इनडायरेक्टली वे में अगर बात के वाद प्रतिवाद में तो वो बोलता है कि भाई आप इस तरह से चीज़ें कर रहे हो तो ये हमारे लिए कतई बर्दाश्त नहीं कर जाएगी और एक तरह से आप जो हैं आग के साथ जो खेलने की जो बेसिकली जो कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की टिप्पणियों में से संकेत मिलता है कि चीन ताइवान की स्वतंत्रता को मजबूत करने के रूप में देखे जाने वाले किसी भी पश्चिमी कदम का कड़ा जवाब देगा। उदाहरण के लिए ताइपे को सीधे हथियार की बिक्री के माध्यम से, जैसे कि भी हाल ही में अगर बात करें तो डिफेंस डील में अमेरिका ने अगर बात करें ताइवान को मतलब कि डिफेंस डील के हथियार मुहैया कराए थे और चीन ने इस पर काफ़ी ज़्यादा कड़ा विरोध भी किया था। राइट, तो इस चीज़ के अंदर अगर देखें तो अमेरिका चीन की प्रतिद्वंदता में भारत पर क्या प्रभाव अगर बात करें तो पड़ सकता है। तो इसमें दोस्तों अगर बात करें तो भारत पर प्रभाव जो है बेसिकली सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों तरह से जो है चीज़ें जो है पड़ सकती हैं। जैसे अगर बात करें कंपनियों का स्थानांतरण की, देखो कंपनियों का स्थानांतरण जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए अगर ज़्यादा प्रतिद्वंदता होती है तो अमेरिकन जो कंपनियां होंगी चाइना से निकल जाएंगी। जब चाइना से निकल जाएंगी तो कहीं ना कहीं ऐसे देश में देखेंगे जहाँ पे लेबर कॉस्ट मतलब सस्ती हो, तो उस केस में जब भारत को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा और कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया के मतलब की पोजीशन को जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा जो देखने को मिलेगा। साथ में कम पूंजी प्रवाह, यानी कि चीन अमेरिकी प्रतिद्वंद्विता के कारण अर्थव्यवस्था संरक्षणवादी उपायों के लिए जाएगी जो समग्र पूंजी प्रवाह को भी प्रभावित जो बेसिकली जो है करने की जो कोशिश करेगा। भारत के लिए एक तरह से बात करें तो अवसर के लिए भी हमें चीज़ें जो देखने को मिलेंगी। इसमें यह है कि अगर यूएस चीन प्रतिद्वंद्विता होती है तो भारत के लिए एक तरह से कहीं ना कहीं अवसर भी जो है प्रदान करे जाएंगे, जिसमें जैसे कि आपको पता है कि भारत जो है बेसिकली कपड़ा, वस्त्र, रत्न, आभूषण जैसे क्षेत्रों में अधिक प्रतिस्पर्धा बन सकता है, क्योंकि भारत में पहले से ही इसके मतलब कि भारत जो है इसमें पहले से ही जो है अगर बात करें तो बढ़त इसमें जो है हासिल कर रखी है। रुपए का कमज़ोर होना, अगर इस तरह से चीज़ें होंगी तो फिर कहीं ना कहीं पूंजी प्रवाह में कमी आएगी और रुपए जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होगा। इससे आयात महंगा होगा लेकिन भारतीय निर्यात को मदद मिलेगी जो सस्ता हो जाएगा। फिर आर्थिक विकास के रूप में देखें तो वर्तमान वैश्विक आर्थिक व्यवस्था जो है ध्वस्त हो जाएगी। इस प्रकार ये भारत के निर्यात और आयात को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे इसकी आर्थिक वृद्धि भी प्रभावित हो सकती है भारत की, जिससे अभी आप देख रहे हैं कोविड-19 के द्वारा भी हुई है, तो इससे ये भी चीज़ें जो है वृद्धि जो है प्रभावित हो सकती है। फिर हम बात करें तो मुद्रास्फीति की बात करें तो इससे तैयार माल और कच्चे माल की आपूर्ति कम हो जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं के लिए सामान्य कीमत बढ़ जाएगी, इससे महंगाई बढ़ेगी। इसके अलावा कर्तव्यों से बढ़े हुए कर का बोझ भी अंतिम उपभोक्ता द्वारा भी जो है अगर बात करें तो वहन किया जाएगा। भारतीय शेयर बाजार में देखें तो निवेशकों के सतर्क दृष्टिकोण के कारण भारतीय शेयर बाजार में गिरावट आएगी, क्योंकि FII ये जो हमारे जो बेसिकली जो विदेशी फंड्स निवेश होते हैं ये तुरंत
यहाँ से इंडियन मार्केट से हट के जो अमेरिका में चले जाएंगे। तो एक ये भी रीज़न जो अगर बात करें तो हमें जो है देखने को मिलता है। फिर दोस्तों भारत को वर्तमान और भारत को अमेरिका और चीन से किस तरह से मतलब कि अपने कनेक्टिंग एंगल जो है रखने चाहिए, इसमें ये बात बोली गई है कि भारत को अपने आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए दोनों देशों के लिए एक संतुलित विदेश नीति दृष्टिकोण जो बेसिकली जो विकसित करना चाहिए। भारत को अमेरिका को वीज़ा सुधारों और भारत में विदेशी निवेश बढ़ाने पर बेसिकली जो है जोर देना चाहिए, और इस क्षेत्र में भारत के बढ़ते हुए सामरिक महत्व का उपयोग करते हुए कम कीमत पर सामरिक रक्षा सौदे को आगे बेसिकली जो बढ़ाना चाहिए, और भारत का श्रम सुधारों द्वारा समृद्ध बेहतर और आसान नियमों के माध्यम से अमेरिकी कंपनियों को आगे बढ़ाकर नए विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने के लिए एक बेसिकली एक अवसर का फायदा भी जो बेसिकली अगर बात करें तो उठाया जाना जहाँ पे जो बेसिकली चाहिए। फिर भारत को मशीनरी, विद्युत उपकरण, इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं अमेरिका के ध्यान के मतलब कि अमेरिका पे ध्यान पे केंद्रित करेगा, और कहीं ना कहीं इससे भारत को मतलब जब चीज़ हस्तांतरण होगी तो काफ़ी ज़्यादा जो संभावना जो है देखने को यहाँ पे जो है मिलेंगी। फिर भारत को चीन में अगर बात करें, चीन की जो फार्मास्यूटिकल्स और कृषि उत्पादकों में निर्यात में जो बेसिकली वृद्धि करनी चाहिए, ताकि अगर बात करें तो चीन मतलब चीन से जो हमारा नकारात्मक जो हमारा अगर घाटा है जो चीन के साथ, वो उसको पॉजिटिव में कराया जा सके, ताकि हमारा चीन के अंदर अगर बात करें तो एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाए और हमारा इंपोर्ट चीन से जो बेसिकली कम हो जाए। जिस तरह से अभी हाल ही में अगर बात करें दिवाली फेस्टिवल जिससे हुआ था, चीन को काफ़ी बड़ा तगड़ा नुकसान भी हुआ था, तो उसी के कारण इसमें अगर हम बात करें तो इससे काफ़ी ज़्यादा भारत को जो फ़ायदा यहाँ पे जो है हो सकता है। और भारत एक दूसरे से आयात पर दोनों देशों द्वारा शुल्क में वृद्धि के बाद अमेरिका और चीन के बाजारों में अपने निर्यात का विस्तार करने के लिए कई वस्तुओं पर ध्यान भी केंद्रित कर सकता है। और भारत के कारोबारी माहौल में फर्मों के विश्वास को बढ़ाकर अमेरिका और चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और घरेलू उद्योग में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण है कि वह चीनित उत्पादों को अपने घरेलू उत्पादन प्रौद्योगिकी को शामिल करते हुए उत्पादकता में वृद्धि करे। तो दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पे ये है, अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये एडिटोरियल हमारे लिए जीएस पेपर 2 में काफ़ी ज़्यादा अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए जो है इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो सकता है। तो नेक्स्ट एडिटोरियल पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एडिटोरियल की बात करें तो अपने ये बेसिकली अगर बात करें ट्राइबल राइट्स के ऊपर बात करी गई है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि देखो भाई तमिल जो एक फिल्म है जय भीम, उस पर मतलब कि वो पिक्चर बहुत ज़्यादा अमेजोन प्राइम पे अगर देखें तो सुपर डुपर हिट हो गई है। तो उसमें अब उसी के कंटेस्ट में मतलब वहाँ पे ये बोला गया है कि ट्राइबल राइट्स को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, और उसमें ये भी दिखाया गया, यहाँ पे ये भी दिखाया गया कि ट्राइबल राइट्स को किस तरह की समस्याएँ होती हैं, किस तरह से क्या है। तो उसी चीज़ को लेकर यहाँ पे पूरा एडिटोरियल में जो है अगर बात करें तो डिस्कस करी गई है। तो अपने मूल निवास स्थान से विस्थापित और आहत आदिवासी अब बड़े पैमाने पर आंतरिक रूप से विस्थापित शरणार्थी हैं, आलोचना टिप्पणी करें। भाई खबरों में क्यों है? तमिलनाडु फिल्म जय भीम ने इरुला समुदाय द्वारा अनुभव किए गए भेदभाव को चित्रित किया, जो तमिलनाडु के 36 आदिवासी समुदायों में दूसरा सबसे बड़ा मतलब कि जो ये इरुला जो है समुदाय हमें जो देखने को मिलता है। बेसिकली ये इरुला समुदाय क्या करता है? उपचारिता सांप और चूहे पकड़ते हैं, साथ में कुछ ईंट भट्टों में भी काम करते हैं, कुछ चावल मिलों में भी काम करते हैं, कुछ विभिन्न स्तरों पर भी चले जाते हैं मतलब कि काम की तलाश में। भारत में कई आदिवासी समूह की तरह इरुला को भी आदतन अपराधी अधिनियम यानी कि हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट 1950 के कारण आपराधिकता का कलंक झेलना भी बेसिकली पड़ रहा है, जिसने औपनिवेशिक आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 को बदल दिया है। फिर यह कानून एक कच्चा उपनिवेशिक निर्माण है, जिसे जल्द से जल्द बेसिकली अगर बात करें इस अधिनियम को जो है बेसिकली जल्द से जल्द जो है निरस्त जो है किया जाना चाहिए। अनुसूचित जनजातियों की दोस्तों की परिभाषा के तौर पे देखें तो पहले थोड़ा बेसिक को समझ लेते हैं। हमारे देश में अगर बात करें कुल आबादी 8.114% के हिसाब से जो हमें कुल एसटी हमारे पीपल्स हमारे ऑल ओवर द इंडिया हैं, जिसमें से इनका क्षेत्रफल की बात करें, इनका एरिया की बात करें तो ये कुछ 15% इंडिया के भूभाग पे जो है बेसिकली जो है निवास करते हैं। यह वास्तविकता है कि आदिवासी लोगों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जिसे उनके निम्न सामाजिक आर्थिक और भागीदारी संगठनों में बेसिकली जो है किया जा सकता है। चाहे वह मातृ और बाल मृत्यु दर हो या कृषि संपदा हो या पेयजल हो, बिजली तक पहुंच हो, आदिवासी समुदाय आम आबादी से बहुत ज़्यादा बेसिकली जो है पिछड़े हुए हैं एज पर जिस तरह हमें देखने को मिलता है। आदिवासी आबादी का 72% जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं लोग। और चुका देने वाली बात यह है कि 54% आदिवासी की आर्थिक संपदा जैसे संचार और परिवहन तक कोई भी यहाँ पे जो हमें पहुँच देखने को नहीं मिलती है। इससे से भारत के संविधान में देखें तो इनको 366 के तहत जो है इनको मतलब अनुच्छेद के इस संदर्भ में जो है इनको मतलब अगर बात करें तो लाइक 342 के थ्रू इनको मतलब अगर देखें तो अनुसूचित किया गया है। और 342 के अनुसार अनुसूचित जाति वह आदिवासी समूह या उन आदिवासियों या आदिवासी समुदायों का एक भाग या उनके समूह हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है।
और अनुसूचित जनजाति देश भर में मुख्यतः वनों और पहाड़ी इलाकों में जो बेसिकली यहाँ पे जो है फैली रहती हैं। इनकी विशेषताओं की बात देखें आदिवासियों की, तो हमें ये देखने को मिलता है ये आदिम लक्षण होते हैं, भौगोलिक अलगाव इनको जो देखने को मिलता है, विशेष संस्कृति देखने को मिलती है, भारी समुदाय के संपर्क करने में संकोच करते हैं, और आर्थिक रूप से बेसिकली अगर बात करें तो पिछड़ेपन भी जो इनमें देखने को मिलता है। अब दोस्तों अभी हाल ही में क्या है कि देखो विकास को लेके बहुत बड़ा मुद्दा देखने को मिल रहा है, डेवलपमेंट को लेके काफ़ी ज़्यादा मुद्दा देखने को मिल रहा है। तो इस डेवलपमेंट के कारण इनके साथ बहुत सारे मतलब कि इश्यूज हमें जो देखने को मिलते हैं। तो पहले हम डेवलपमेंट के मतलब विस्थापन को, यानी कि जब चीज़ें विकास प्रेरित विस्थापन होते हैं तो विस्थापन के अगर हम प्रकार को देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कुछ, एक तो विस्थापित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित विस्थापन होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी जंगल में बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, चक्रवात हो गया, तो वहाँ के जो ट्राइब्स एरिया है मतलब ट्राइब लोग हैं वो कहीं और चले जाएंगे। फिर इसी के जैसे विकास परियोजना के कारण विस्थापन भी होता है, जिसमें बांध, खदान, ताप, विद्युत संयंत्र आदि, इसके कारण भी जब विकास कार्य होते हैं तो उसके कारण भी जो है लोग अगर बात कहीं और चले जाते हैं। फिर विकास प्रेरित विस्थापन भी हमें जो है देखने को मिलता है, जिसमें आमतौर पर आर्थिक विकास के लिए समुदाय और व्यक्तियों को अपने घरों से बाहर जाने के लिए भी जो बेसिकली जो मजबूर होना पड़ता है। आखिर ये क्यों हुआ है? अब इस चीज़ को समझते हैं, आखिर ये विस्थापन अगर हम देखें तो क्यों हो रहा है। तो इसके पीछे दोस्तों कुछ रीज़न ये है कि देखो पहली बात तो यार देखो भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था में से एक, आपने देखा होगा काफ़ी सारे मतलब बांध बनाए जा रहे हैं हमारे देश के अंदर, काफ़ी बड़ी बड़ी परियोजनाएं भी जो चल रही हैं, तो उसके कारण भी खनन परियोजनाएं चल रही हैं, औद्योगिक परियोजनाएं चल रही हैं, और शहरी बुनियादी ढांचा का विकास भी हो रहा है। तो एक तो ये भी रीज़न है। दूसरा ये रीज़न है कि सिंचाई परियोजना का महत्व बढ़ता जा रहा है, तो जिससे कि अगर बात करें कि सिंचाई मतलब कि कृषि विकास के लिए काफ़ी मतलब कि बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण हमें चीज़ें जो है बेसिकली देखने को मिल रही हैं। फिर अगर हम बात करें, आज भारत को विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बांध बनाने वाला देश भी जो माना जाता है। जब बांध बनेंगे तो वहाँ से जंगल राज कटेगा, जब जंगल कटेगा तो फिर डेफिनेटली जो ट्राइब्स होंगे कहीं और चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी रीज़न जो हमें बेसिकली जो देखने को मिल रहा है। अधिकांश परियोजना का स्थान पिछड़े क्षेत्रों में हमें सबसे ज़्यादा जो है बेसिकली देखने को मिलता है। और साथ में विकासात्मक परियोजना के लिए सबसे आकर्षक क्षेत्र हमेशा वन संपदा, नदी प्राणियों और खनिज आधार रहे हैं, जो आदिवासियों के पारंपरिक आवास जो हमें देखने को मिलते हैं। नीति निर्माता जनजातीय क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों को राष्ट्र की संपत्ति के रूप में भी जो बेसिकली जो अगर बात करें तो देखा जाता है। आंकड़ों की बात करें दोस्तों, हमें ये देखने को मिलता है कि विकास परियोजना से कुछ 2.1 करोड़ लोग जो है विस्थापित हो चुके हैं, और कम से कम अगर बात करें तो जनसंख्या केवल 8% है ये, लेकिन विकास प्रेरित विस्थापितों में इनकी जो जनसंख्या करीब 40% से अधिक होती है। यानी कि देखिए हालांकि जनसंख्या में कम है, लेकिन कहीं ना कहीं विस्थापित आदिवासी में अगर देखें तो कहीं ना कहीं 40% के हिसाब से सबसे ज़्यादा ये लोग जो है मतलब कि बात करें तो विस्थापित जो है देखने को हमें जो है मिल रहे हैं। विकास परियोजना हर साल विकासशील देशों में 10 लाख लोगों को उनकी ज़मीन और घरों से अनिश्चित रूप से जो है बेसिकली जो है विस्थापित जो है बेसिकली कर देती है। विस्थापन का देखो प्रभाव हमें ये देखने को मिलता है दोस्तों कि भूमि से विस्थापन उस मुख्य नींव को समाप्त कर देता है जिस पर लोग की उत्पादक प्रणाली और वाणिज्य गतिविधियों आजीविका आधारित होती है। डेफिनेटली ये बात सही है, क्योंकि भाई अगर बंदा वहाँ से चला जाएगा तो उसमें क्या होगा कि भाई उसकी वाणिज्य गतिविधियों और आजीविका जो होंगी वो बिल्कुल प्रभावित हो जाएंगी, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगी। लोग तब तक सुरक्षित होते हैं जब तक उन्हें एक स्थिर आय पैदा करने वाला रोजगार प्रदान नहीं किया जा सकता। अधिकांश मामलों में भूमि के मापदंड का पालन नहीं किया जा सकता और नगद मुआवजा प्राप्त बेसिकली नहीं होता। यह गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि विस्थापित लोग प्राकृतिक और मानव निर्मित पूंजी दोनों बेसिकली यहाँ पे जो है खो देते हैं। दूसरा ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बेरोजगारी, क्योंकि आदिवासी मैक्सिमम जो होते हैं वो अगर बात करें कौशल नहीं होता है इसमें, तो जिसके कारण ये लोग अधिक तौर पे जो है बेरोजगार होते हैं और नई नौकरियां इनको नहीं मिल पाती हैं। फिर बेघर भी हो जाते हैं, जब विस्थापन होता है तो कहीं ना कहीं बेघर भी हो जाते हैं। इस तरह के जो है बेसिकली इनको जो है प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं। हाशिए पे रहना, इनको आपको पता है कि बेसिकली परिवार सामाजिक, आर्थिक और साथ ही मनोवैज्ञानिक रूप से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरह से मार्जिनलाइजेशन इनका होता है, कहीं ना कहीं हाशिए पे जो है बेसिकली ये लोग रहते हैं। फिर भोजन की असुरक्षा का मतलब यह है कि देखो जब लोग रोजगार खो देते तो फिर डेफिनेटली अल्प पोषण के शिकार हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं इनमें जो भोजन की असुरक्षा का, क्योंकि भूमिहीन होंगे तो डेफिनेटली फिर इससे असुरक्षा का जो इनको जो बेसिकली सामना करना पड़ेगा। फिर इससे रुग्णता और मृत्यु दर में फिर वृद्धि हो जाएगी। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें जो है हमें देखने को यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिलती हैं। दोस्तों आगे के रास्ते में अगर हम देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि पहला प्रणाली मतलब हमें लेनी चाहिए। साथ में सुशासन की इन पारंपरिक जनजातीय संस्थाओं में सरकार और गैर जो स्वदेशी समाज सीख सकते हैं। साथ में हमें ये भी पता चलता है कि जनजातीय भूमि में प्राकृतिक संसाधनों का अधिकार की रक्षा भी की जानी चाहिए,
और अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा को संरक्षण का इनको जो अधिकार और मतलब ये सारी चीज़ें बेसिकली जो है सारी चीज़ें जो हमें देनी चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।